चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें अभी हमने देखा है कूलाम का नियम। तो कूलाम्स लॉ में क्या था कि अगर दो आवेश है ना एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं या आकर्षण कर रहे हैं, तो बिंदु आवेश की बात हो रही है, तो वह है ना किसी रेखा में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अनुदिश रेखा के अनुदिश कार्यरत करते हैं। अगर वो प्रतिकर्षण कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं, तो जो उनके ऊपर बल लगता है वह क्या होता है, उन दोनों आवेशों के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की लगने वाली दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब ये समानुपातिता का चिन्ह हटता है ना, तो एक के कांस्टेंट आता है। और हम के कांस्टेंट के ऊपर बात कर रहे थे कि ये के की निर्भरता क्या है। पहली निर्भरता किसके ऊपर है, मात्रक के ऊपर। ठीक है, कि वो जो मात्रक है वो एसआई है सीजीएस है। सीजीएस में पता था सारे मान रख के हमारा एक आया था सीजीएस में के का मान। ठीक है, पर जब हम एसआई में देखते हैं तो वो आता है निर्वात में होता है। अभी माध्यम की बात करेंगे तो वो आया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। अब हम आते हैं माध्यम के ऊपर। ठीक है ना, तो माध्यम देखो, माध्यम दो तरह के होते हैं, एक तो निर्वात एक वैक्यूम हो गया, और दूसरा कौन सा है, दूसरा हो गया मीडियम। ठीक है, तो माध्यम के ऊपर निर्भरता क्या है, देखो भाई, तो के का क्या होता है मान, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जब माध्यम में हो, अभी नॉट है क्यों, क्योंकि ये वैक्यूम में है। अब जब ये एप्सिलॉन माध्यम में होता है, एप्सिलॉन एम मीडियम बोलेंगे। ठीक है, तो उस जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, जिसको हम कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। अगर एप्सिलॉन नॉट है तो निर्वात की विद्युतशीलता, और विद्युतशीलता मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है ना, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, निर्वात और माध्यम में। अब हम क्या देखेंगे, संदर्भ क्या कहते हैं उसे, तो अब हम निर्वात और माध्यम जो एप्सिलॉन नॉट है, या हम बोलो क्या नाम है, बल है, तो उनके बीच में संबंध देखेंगे। तो किस तरीके से F इज इक्वल टू बताए के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होता है। अब हम जब K की वैल्यू रखेंगे तो वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट के लिए अगर वो वैक्यूम में निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर माध्यम है तो एप्सिलॉन M। तो जब दोनों को रखा, समीकरण 1 और 2 बनाई, तो अब हम क्या करेंगे, निर्वात बटे में माध्यम हो जाएगा। जब इन दोनों को काटा पीटी करी तो बल निर्वात बटे में F माध्यम जो आता है वो आता है एप्सिलॉन M बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो उल्टा कर दिया, मतलब निर्वात के लिए एप्सिलॉन M आ रहा है, मतलब माध्यम आ रहा है, और माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि F निर्वात बटे में F माध्यम इज इक्वल टू में जो एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन नॉट आया, वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन R कहते हैं। और ये एप्सिलॉन R जो है ये है आपेक्षित विद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षित रिलेटिव विद्युतशीलता, जिसका एक और नाम है परावैद्युतिकी, परावैद्युतांक। क्या नाम है, परावैद्युतांक। और ये परावैद्युतांक क्या होगा, जब F निर्वात नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो F निर्वात इज इक्वल टू में हो जाएगा परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन R, या इसको हमने सापेक्ष विद्युतशीलता बोलिए बटे में F माध्यम। तो इस तरीके से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है ना, F माध्यम इज इक्वल टू में F निर्वात बटे में एप्सिलॉन R, जिसको हम क्या बोले, परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता। तो ये चीज़ अभी हमने देखी है जो कि मेन चीज़ थी। और अब हम एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या होता है, मात्रक विहीन होता है और विमाहीन राशि होता है, मतलब कोई विमा नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता इसका। ठीक है ना, अब जो है एप्सिलॉन R वो निर्वात के लिए, जब हम निर्वात की बात करेंगे तो न्यूनतम मान होता है क्या, 1 निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए। और एप्सिलॉन R का जो अधिकतम मान है वो धातु में होता है, जो कि होता है अनंत। ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है उन सब से रिलेटेड, कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं उन सब से रिलेटेड अब न्यूमेरिकल से सवाल है। क्या है कि पहला, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। तो हमने 500 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी चालक को। ठीक है, उसमें चालक में जा रहे हैं 500 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी प्रकृति क्या होगी भाई, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो नेगेटिव ऋणात्मक होगा। और आवेश कितना होगा, आवेश के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू में NE, जितनी संख्या है और उसका जो हमारा इलेक्ट्रॉन की जो मान होता है उससे मल्टीप्लाई कर तो आंसर हो जाएगा। तो 500 इलेक्ट्रॉन का जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो हमारे पास आएगा
माइनस का 8 पॉइंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर मैथमेटिकल मतलब कि एक तरह से जो होते नहीं, जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइनस के 8.0 गुणा में 10 के बाद -17 कूलाम आएगा। तो इतनी क्या होगा, कूलाम होगा जब 500 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा। भाई हमें क्या दिया गया, डेल्टा, मतलब कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान का मतलब एक मान लो वस्तु है ये, इसमें 75 ग्राम इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब इतना द्रव्यमान है कि इसमें 75 ग्राम हो रखा है, इतने इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन है और आवेश भी बताना है। तो पहले तो हमें आवेश के लिए क्या ज़रूरी होता है, NE मतलब n मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की हम क्या लेंगे, डेल्टा m इज इक्वल टू में NM। तो m की वैल्यू पता है, डेल्टा m दिया गया है 75। तो इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, n की वैल्यू 75 बटे में 9.1 गुणा 10 की घात -31। अब जब इसको हम वैल्यू में रखेंगे आवेश निकालने के लिए Q इक्वल NE में, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो आएगा Q इक्वल 1.31 गुणा 10 की घात 13 कूलाम। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा है क्वेश्चन, कांच की छड़ है तो रेशम से रगड़ने पर क्या हुआ है कि छड़ पर 3.2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम धनावेश आ जाता है। याद करो रेशम पर आवेश, पहला है रेशम पर आवेश, दूसरा है छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। तो पहली बात तो कि जब हम किसी छड़ की, कांच की छड़ को रेशम पे मतलब रगड़ रहे हैं, तो क्या हुआ है, जो छड़ के जितने भी आवेश हैं वो सब क्या आ गए हैं, रेशम पर आ गए, मतलब छड़ धनावेश हो गया। और धनावेश कितने उससे हुआ है, 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम से हुआ धनावेशित। और वो जो है, जो हमारा क्या है, जो हमारा रेशम का कपड़ा है, वो इतने उससे क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो दूसरे का जो पहले का आंसर है रेशम पर आवेश, तो रेशम पर आवेश होंगे -3.2 गुणा 10 की घात -9। अब दूसरे का क्या है आंसर कि छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे, हमें आवेश दिया गया है, आवेश हमें पता है छड़ पर कितना है, ठीक है, प्लस का है, सॉरी, है ना। और अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अच्छा रेशम पे निकालना, तो माइनस लेंगे। तो और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो NE लगा देंगे, तो n इधर आ जाएगा। इस तरह से हम दूसरे का आंसर क्या निकालेंगे, n इज इक्वल टू -3.2 गुणा 10 की घात -9 बटे में 1.6 गुणा 10 की घात -19। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 गुणा 10 की घात 10। तो ये इलेक्ट्रॉन इतने हैं, किसके ऊपर गए, रेशम के ऊपर, मतलब ये संख्या, आवेश कितने थे, -3.2 गुणा 10 की घात -9। अब हम देखेंगे लास्ट का है कि छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान परिवर्तन। तो कितना द्रव्यमान का परिवर्तन आएगा जब इतना आवेश दिया जाएगा। तो हमें पता है भाई, हाँ, इतना आवेश दिया जाएगा तो कितना परिवर्तन आएगा। तो हमें वैल्यू पता है कि इलेक्ट्रॉन इतने दिए गए, ठीक है। तो डेल्टा m इज इक्वल टू में NE लगा सकते हैं। तो n का जब NM लगा सकते हैं, m से जब मल्टीप्लाई, m मतलब इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 18.2 गुणा 10 की घात -21 किलोग्राम। मतलब इतने किलोग्राम से, इतने -21 किलोग्राम से 18.2 के बढ़ जाएगा, किसमें, किसमें, रेशम पर। अब छड़ से तो गए हैं ना, तो छड़ में क्या आ जाएगा, इतने ही द्रव्यमान की, इतने इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की किलोग्राम की कमी आ जाएगी, किसमें, छड़ में। तो ये इस तरीके से सवाल था। अब चौथा है, यदि इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान एप्सिलॉन नॉट गुरुत्वाकर्षण हो तो E² बटे में एप्सिलॉन नॉट और गुरुत्वाकर्षण m², m पता है द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा। तो अभी हमें यहाँ पर सबका विमीय सूत्र लिखना है, हमें इलेक्ट्रॉन का निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश, आवेश इज इक्वल टू में क्या होता है, विद्युत धारा गुणा में समय। विद्युत धारा को हम एम्पियर बोलते हैं और समय को सेकंड में t बोलते हैं। तो AT आ जाएगा, इसका द्रव्यमान का m लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट का पूरा निकाल कर क्या आएगा,
m-1 l-3 t4 a स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा? अब जब हम एप्सिलॉन नॉट को किससे, बल से इधर उधर मतलब बल से क्रॉस ओवर कर देंगे तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का भाई पूरा फॉर्मूला है जिसमें हम फिर से g को f से क्रॉस ओवर करके निकाल सकते हैं, जो कि आएगा m-1 l3 t-2। और जब हम इन सब को रखते हैं तो ये सारे कट पिट कर ख़त्म होकर क्या आता है? 0 आता है। मतलब ये पूरी जो राशि है ये कैसी है? विमाहीन है, ठीक है ना। तो विमाहीन राशि है। अब आते हैं निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के। अब पांचवा है कि निर्वात में 10 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा? तो हमें 1 मीटर दी गई है। क्या 1 मीटर दूरी दी गई है और दो आवेश है। अब इनकी न्यूनतम विद्युत बल निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा? देखो भाई, न्यूनतम निकालना है तो अगर हम दूरी को बढ़ा देंगे तो न्यूनतम निकल आएगा, पर दूरी यहाँ फिक्स है तो हमें क्या चीज़ को बदलना पड़ेगा? हमें आवेशों को बदलना। आवेश कितने बदल सकते हैं भाई? एक ही तो हो सकता है ना न्यूनतम। तो एक रखने पर क्या आ जाएगा? जो एफ मिनिमम है वो आएगा 2.30 × 10⁻⁻36। अब हम आएंगे वेक्टर के ऊपर, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो भाई, अगर फोर्स है, ठीक है, एक आवेशों के बीच में फोर्स लग रहा है तो उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी? अगर सजाती है ना, तो क्या होगी? प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। और अगर क्या होगा? मतलब दूर भगाएंगे एक दूसरे को। और अगर विजातीय है, प्लस माइनस है, ठीक है, अनलाइक चार्जेस है, तो क्या होगा? आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। और ये पास बुलाएंगे एक दूसरे को, आवेश, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि मान लो आवेश हैं, ठीक है, अगर हमें देखना है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, तो उन आवेशों की जगह अपने आप को रख दो। मतलब अपने आप को रखोगे, अपने आप को सोचोगे, तो अब देखना है कि क्या ये पास बुला रहा है या दूर बुला रहा है। अगर देखो भाई दोनों पॉजिटिव हो जाए तो दूर भगाएंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो पास बुलाएंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये पूरा मतलब इस तरीके से मैंने यहाँ पर समझाया पूरे में कि देखो भाई Q1 Q2 है, अब दोनों प्लस के हैं तो क्या हो रहा है कि जो Q2 है वो Q1 पे क्या लगा रहा है? प्रतिकर्षण कर रहा है, बल लगा रहा है। तो क्या होगा? F1 पर क्या लगा रहा है? 2 क्या लगा रहा है? 2 के कारण बल, मतलब आवेश Q1 पर बल Q2 के कारण, इस तरीके से। और यहाँ दूसरी तरफ Q2 पर Q1 बल लगा रहा है तो F21 आ रहा है, मतलब कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब लास्ट का है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड फोर्स, ठीक है। तो किस तरीके से हम अब क्या बनाएंगे? वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे, एक सदिश निरूपण करेंगे। कैसे करेंगे? देखो भाई, हमने दो आवेश को देखा, अब ये दो आवेश की हमें स्थिति बतानी। वेक्टर क्या करता है? स्थिति बताता है, ठीक है ना। तो ये दो आवेश की स्थिति के लिए हम क्या पहले ग्राफ बनाते हैं। अब इन ग्राफ के जो हमारा क्या आता है, जो 0 अक्षीय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुरुआत का जो 0 मतलब शून्य पॉइंट बोल देते हैं, उस शून्य पॉइंट से हमें क्या करना है? पहले वाले जो Q1 है उसको मिला दो, या Q2 को पहले मिला दो। तो जब हम उसको मिलाएंगे तो ये जो दूरी है, मतलब कि मान लो ये आसमान में कोई चीज़ है, ठीक है, अगर हमें पता लगाना है कि इसकी स्थिति क्या है तो हम एक ग्राफ खींचेंगे और उस ग्राफ के न्यूनतम जो मान है उससे, मतलब जो शून्य पॉइंट है उससे उसको मिलाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी स्थिति क्या है। और उसी स्थिति को हम क्या बोल रहे हैं? R1, ठीक है ना। उस स्थिति को, तो उसकी स्थिति को क्या बोल रहे हैं? R1, ठीक है। और इसी तरीके से जब Q2 की देखेंगे तो उसको हम बोल रहे हैं R2, मतलब कि जो हमारा अक्ष है उससे मिला दो तो वो R1 R2, इस तरीके से मतलब हमारी स्थिति पता लग जाएगी। अगर हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है Q1 और Q2 से मतलब दूरी कितनी है, ठीक है ना, स्थिति कितनी है। तो अभी जब हम Q1 से Q2 की तरफ मिलाएंगे तो ये आ जाएगी Q2 की दूरी Q1 से, ठीक है ना, Q2 की दूरी Q1 से, जिसको हमने क्या बोला है? R21, ठीक है ना, R21। और R21 का जो एकांक सदिश है वो क्या होगा भाई? R कैप 21 ये हो जाएगा, ठीक है। और जब हम Q2 से Q1 की दूरी देखेंगे तो वो होगी R12,
मतलब कि 1 की दूरी 2 से, तो R12 और इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा R∩12। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी चीज़ें लिख ली है। अब हम आते हैं फोर्स बल के ऊपर। तो बल कैसे लग रहा है, मान लो दोनों पॉजिटिव है, Q1 Q2 पॉजिटिव है, तो एक रेखा में लगता है ना, रेखा के अनुदिश, तो क्या होगा Q1 पे जो बल है वो कैसे लगेगा Q2 के सापेक्ष। ठीक है, तो आएगा F12, और Q2 पे जो बल लगेगा वो बल लगेगा Q1 के सापेक्ष, तो बल आएगा F21। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब हम यहाँ पर इसका सदिश निरूपण जब करते हैं तो जो बल है, जो F है, उसको हम कैसे लिखते हैं, F12 को अभी अगर हमें लिखना है तो आएगा K Q1 Q2 बटे में R², और जो दिशा है वो क्या होगी भाई, हमने निकाला था R12 वेक्टर निकाला था। ठीक है ना, और यहाँ पर वेक्टर की जब एकांक सदिश देखते हैं डायरेक्शन के लिए, तो एकांक सदिश का इस्तेमाल होता है, जो कि हम निकाल चुके हैं R∩12, तो वही लिख देंगे। इसी तरीके से F21 का। अब ये दोनों समीकरण बन गई हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम देखेंगे, है ना, इनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे तो क्या आता है, देखो भाई, हमें पता है कि R12 कैप और R21 ये दोनों दिशा में विपरीत हैं, तो एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे। तो जब हम R12 इक्वल टू में माइनस का R21 करते हैं, और जब इसी चीज़ को हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो R12 कैप की जगह क्या आ जाएगा, इसी तरीके से माइनस का R21 आ जाएगा कैप। ठीक है, और जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो है वो समीकरण 2 मतलब कि F21 की तरह है। तो इसको जब हम समीकरण 3 में रखेंगे, है ना, 3 में रखते ही क्या हो जाता है, ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का F21। मतलब कि ये जो दोनों बल हैं जो लग रहे हैं इन दोनों के ऊपर, वो कैसे लग रहे हैं, विपरीत लग रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से है। तथा ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है, न्यूटन का तीसरा जो नियम था, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, गति के तृतीय नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो इस तरीके से तृतीय नियम का पालना कर रहे हैं, और इनके जो परिमाण है वो क्या है, बराबर हैं, पर इनकी जो दिशा है वो कैसी है, विपरीत है। तो दिशा अलग है पर परिमाण बराबर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर परिणाम का जब माना है तो परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं, देखो भाई, परिणामी सदिश के लिए हमें पता है कि जब दो वेक्टर कोई एंगल बनाते हैं, है ना, जब दो वेक्टर क्या होता है कि एक एंगल, एक क्या बना रहे हैं, एक कोण बनाते हैं, है ना, एक कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, तो उनके बीच में, है ना, उन दोनों को जोड़कर एक परिणामी सदिश बनता है, उसी को आर वेक्टर बोलते हैं। और ये आर वेक्टर के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, क्या कहते हैं इसे, हाँ, तो आर वेक्टर क्या आता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लो ए और बी है, दो वेक्टर हैं जो एक थीटा कोण के बीच में रखे हुए थीटा। अब ये थीटा क्या होगा, अगर थीटा है तो भाई आर वेक्टर और बी वेक्टर का एक परिणाम होगा, और यही हम निकाल रहे हैं कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों ले, क्योंकि भाई थीटा है यहाँ पर, तो जैसे जैसे थीटा लगाते जाएंगे वैसे ही इनकी क्या आ जाएगा, यहाँ पर परिणाम आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो भाई, हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि दो बल हैं एक ही दिशा में लग रहे हैं। अब एक ही दिशा में लग रहे हैं तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो एफ नेट क्या है, अब दो बल है एक ही प्रकार के, मान लो एक मान लो बल लग रहे हैं, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2f, मतलब कि दोनों बराबर एफ नेट लग रहा है। ठीक है ना। अब दूसरा है कि भाई मान लो 90 डिग्री पर ऐसे एक एफ इधर लग रहा है, एक एफ इधर लग रहा है, 90 डिग्री पर रखा हुआ है, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, बचेगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2f स्क्वायर, और जब ये खुलेगा तो √2f आ जाएगा आंसर। अब तीसरे का किस तरीके से, मान लो दो विपरीत लग रहे हैं बल, ठीक है, एक
F1 इधर, एक F2 इधर, या F1 इधर F2 इधर। तो इस तरीके से इनका परिणाम होगा 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है ना। तो ये माइनस का बस हो जाएगा। और हमें पता है भाई a² + b² और माइनस का 2ab क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab होता है a - b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो F1 - F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसको खोलेंगे तो F1 - F2 होगा इसका आंसर पूरा Fnet। मतलब कि दोनों विपरीत लग रहे हैं, बस ये यहाँ दिख रहा है। अब चौथे का क्या है, ये मान लो दो जो हमारे फोर्स है, जो हमारे मान लो सदिश है, वो कैसे लग रहे हैं, 120 डिग्री पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो cos 120 कितना होता है, cos 120 होता है माइनस का 1/2, ठीक है। तो 1/2 रखा, 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस का है तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू मतलब वो दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा f², और f² का रूट खोलेंगे तो f आएगा इसका आंसर। मतलब कि केवल एक बल लग रहा है यहाँ पर f, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा और क्षेत्र पढ़ रहे हैं। भाई इसमें विद्युत धारा कहाँ गई, क्यों, क्योंकि अभी हम बेसिक वेक्टर अभी हम देख रहे थे, ठीक है। अब हम विद्युत धारा मतलब आवेशों के ऊपर फिर से आते हैं। मान लो 3 आवेश रखे और एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से कहते हैं, जिनकी जो एंगल्स हैं वो सारे बराबर है, 60-60-60, इनकी भुजाएं बराबर है a इस तरीके से ABC मान लो 3 आवेश रखे हुए Q, ठीक है। तो अब यहाँ पर A पर लगने वाले नेट बल के बारे में बताना है। तो A पर कैसे लगेगा, एक इधर से लगेगा, एक इधर से लगेगा। तो ये एक तरह का क्रॉस बनाएगा, जो कि 60 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। तो 60 ये बराबर हो जाएगा। तो एक लगेगा F इधर की तरफ A पर C के द्वारा, एक F इधर लगेगा A पर B के द्वारा। तो FAB हो जाएगा, FAC हो जाएगा। हमें पता है FAB क्या होगा भाई, K Q1 Q2 बटे में R² होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Q बराबर है, मतलब कि Q² हो जाएगा। और R क्या दे रखा, R दे रखा है हमें A² हो जाएगा। इसी तरीके से F जो AC लगने वाला है वो भी बल यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K Q² बटे में A²। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि FAC बराबर है FAB के, और ये बराबर है F के। तो इस तरीके से हमने ये कहा। तो यहाँ पर जब हम इसको Fnet के उसमें रखते हैं तो F² + F² + 2F² हो जाएगा। और cos यहाँ पर कितना होगा, 60, cos 60 का मान होता है 1/2, हाँ 1/2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा F² + F²। इस तरीके से तीनों F² को हम जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3F², और 3 रूट में रहेगा और F बाहर आ जाएगा। तो √3F आएगा इसका आंसर। तो Fnet हमने निकाल लिया। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, जो क्या है कि भाई 2 आवेश रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर। यदि इन आवेशों को 25 सेंटीमीटर गोले वाली त्रिज्या में डाल दिया जाए तो क्या होगा भाई। देखो भाई, जब हम किसी बिंदु आवेश की बात करते हैं, अब इन बिंदु आवेश को जब हम किसी धातु में या मान लो गोलों में डाल दें तो क्या होगा भाई। और ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव के हैं, तो दोनों प्रतिकर्षण करेंगे एक दूसरे को। और 1 मीटर हमें दूरी फिक्स दे रखी है। तो जब हम इनको धातु में गोलों में रख के देखते हैं तो क्या होता है कि जब तक ये बिंदु थे तो केवल बिंदु पर लग रहा था। जब हम इन्हें गोले पर डाल देते हैं धातु पे, तो ये पूरे क्या हो जाते हैं, पूरे गोले पर फैल जाते हैं आवेश। अब ये पूरे गोले पर आवेश फैल गए और इस वाले गोले पर भी पूरे पे आवेश फैल गए। तो जब इनको पास में लाया जाएगा तो ये प्रतिकर्षण करेंगे, तो जो इनके आवेश हैं वो साइड में चले जाएंगे, इसके आवेश भी साइड में चले जाएंगे। तो दोनों के आवेश क्या हो गए, साइड में चले गए। अब क्या हो गया, अब इन दोनों के बीच में दूरी जो थी वो बढ़ गई है। क्या हो गया, दूरी बढ़ गई है। तो दूरी बढ़ने से क्या होता है, हमें पता है जो बल के जो दूरी है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे बल दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल कम होता जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिलता है कि दूरी बढ़ने पर बल कम हो जाता है। तो इसका मतलब जो बिंदु आवेश था वो बड़ा होगा, बिंदु आवेश का बल ज़्यादा होगा। किससे, जब हम F डॉट मतलब क्या कहते हैं हम इसको F डॉट कर देंगे, है ना। तो उस मतलब किससे, गोले से ज़्यादा हो, गोले आवेशों से ज़्यादा होगा बिंदु आवेश का। तो इस तरीके से होगा। अब लास्ट का क्वेश्चन है कि 2 आवेश को क्या रख कर दिया जाए कि मतलब 2 आवेश हैं प्लस के, इसमें यदि तीसरा आवेश Q कैपिटल Q को जोड़ा जाए, मतलब कहाँ डाला जाए कि जब नेट जो बल है वो 0 हो। तो कब होगा, जब हम इस Q कैपिटल Q को, देखो जब हम साइड में डालेंगे तो क्या होगा, जो Q है
वो F2 पर बल लगाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उधर की तरफ जाएगा, और जो F2 है वो इधर की तरफ लगाएगा, सॉरी F2 Q जब लगाएगा तो इधर ही जाएगा और F2 भी उधर ही लगाएगा, तो नेट बल कितना आएगा, प्लस होकर कुछ ना कुछ आएगा। इसी तरीके से F1 में भी ऐसे हो जाएगा। पर जब हम बीच में रखेंगे कैपिटल Q को, तो क्या होगा, सेंटर पे रखने पर जो Q2 है वो इधर बल लगाएगा और Q1 है वो इधर बल लगाएगा, तो Q कहीं नहीं जाएगा, मतलब F नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब हम कैपिटल Q को सेंटर पर रखते हैं। तो इसके साथ अभी हमारे ये लेक्चर्स खत्म हुए।